नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आज महासंग्राम में दो बड़े इश्यूज पर हम बात करेंगे। पहला बड़ा इशू जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से अधिक पिछले दरवाजे से भर्तियां की गई थी। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। वहीं पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुख्य सचिव को एपटेक और 13,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय लोगों से नौकरी छीन रही है। इसी बीच इस मुद्दे पर विपक्षी दल के नेताओं की टिप्पणियों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने मुख्य सचिव का बचाव करते हुए कहा है कि एनसी, पीडीपी और अन्य कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने शासन के दौरान पिछले दरवाजे से नियुक्तियों में शामिल थीं। तो चीफ सेक्रेटरी के इस बयान के बाद, इस दावे के बाद यूटी में और जम्मू कश्मीर में खलबली सी मच गई है। खासतौर से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो पिछली सरकार से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, उनमें एक तरह से खलबली सी मची हुई है, एक वबाल सा मचा हुआ है। इसी इशू पर और बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। मनोज, सेक्रेटरी मेहता जी का जो बयान आया, उन्होंने जो बड़ा दावा किया है कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो बैक डोर से दी गई, यानी करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है और पिछली सरकारों पर एक तरह से ये अटैक है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, देखें, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। हालांकि वो पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि 2.5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें बैकडोर दरवाजे से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और कल उन्होंने ये एक बार फिर दोहराई ये बात, जिसमें ये कहा गया है कि 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से नौकरियां दी गई हैं। तो उनका सीधा निशाना था जो सरकारें रही हैं पिछले, तो उनका ये कहना था कि जो सरकारें यहाँ रही हैं उन्होंने पक्षपात करके लोगों को सरकारी नौकरियां फराहम की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 साल के दौरान 30,000 लोगों को नौकरियां फराहम की गई हैं। और यहाँ जो जैसे ये बात आगे बढ़ी और आज महबूबा मुफ्ती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उनका ये कहना था कि चीफ सेक्रेटरी को उन लोगों के नाम बताने चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें बैकडोर एंट्री से नौकरी मिली है, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर नौकरी मिली है, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने बताया है। उनका ये भी कहना था कि अगर 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं जो बैकडोर एंट्रीज हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी उन्हीं मुलाजिमों पर अफसरी तो करते हैं, तो उनके साथ ही तो वो काम करते हैं, तो उनको बताना चाहिए। हालांकि उन्होंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो है ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये बताए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो बैकडोर एंट्रीज की अगर वो बात करते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने नौकरियां कितनी दी हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जैसा हिरोरे आपको मालूम है कि कुछ मुलाजिम जो हैं जो गलत गतिविधियों में पाए गए थे, जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो टेरर फंडिंग के मामलों में और बाकी देश द्रोही मामलों में जो मुलविस पाए गए थे, उन मुलाजमिन को निकाला गया था, नौकरियों से बर्खास्त किया गया था। तो महबूबा मुफ्ती ने ये हवाला दिया कि ये सरकार जो है वो लोगों को नौकरियां देने के बजाय उन्हें नौकरियों से निकाल रही है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 2.5 लाख से
ज्यादा मुलाजिम जो है गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए। तो यानी उनका सीधा निशाना जो है वो पिछली सरकारों पर है, और जो पिछली सरकारों में रह रहे हैं उसमें सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है हुरेरा, वो आई है महबूबा मुफ्ती की जानिब से, और महबूबा मुफ्ती ने साफ ये कर दिया कि उनको इस बात की निशानदेही करनी चाहिए, उन मुलाजिमीन की निशानदेही करनी चाहिए कि आखिर वो कौन मुलाजिम हैं जिन्हें वो कहते हैं कि 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें गलत तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर कोई मुलाजिम गैर कानूनी तौर पर उसे भर्ती किया गया है, अगर उसे मुलाजमत दी गई है तो उसको बरतरफ किया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी ने तो ये बात कह दी, अब जो यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है और जो नॉन बीजेपी जमातें हैं, वो अब आमने सामने होंगी इस पूरे मामले पर, क्योंकि यहाँ हम देखें तो जो भी कोई बयान सरकार की तरफ से आता है तो उसकी तीखी प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि चुनाव का मौसम है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके से उन्हें कुछ ऐसे बयान उनके बारे में दिए जाएं जिससे उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी का उठाना पड़े। तो ये जो मामला है अबू हुरैरा की अभी तूल पकड़ता जा रहा है, और जो राजनीतिक दल यहाँ के हैं बीजेपी और जो नॉन बीजेपी जमाते हैं वो इस पूरे मामले पर अब आमने सामने। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी तो एक तरह से शुरुआत है, चीफ सेक्रेटरी का यह बयान है, क्योंकि मनोज ये बयान अपने आप से तमाम पार्टियों पर एक तरह से अटैक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कि पिछली सरकारों की अगर हम बात करें, कांग्रेस एक लंबे समय तक यहां पर सरकार में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार सरकार में रही, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें, पीडीपी सरकार में रही, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की हम बात करें, और बीजेपी भी पीडीपी के साथ सरकार में रही है। तो अब सवाल यह होता है कि चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है तमाम पार्टियों पर एक तरह से अटैक माना जाएगा, और बीजेपी भी इसमें अछूती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसे आपने सही कहा कि जहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सरकार में रही, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सारी की सारी जमातें जो हैं उन्होंने किसी न किसी टाइम पे इक़्तिदार शेयर किया है, हुकूमतें यहाँ बनाई हैं और उस दौरान भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अब कितनी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इसके बारे में इन सब जमातों को हिसाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात जो सामने दिखाई दे रही है वो ये है कि बीजेपी थोड़ी सी सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि बीजेपी सिर्फ 3-3.5 साल सरकार में रही है पीडीपी के साथ। जो आखिरी सरकार थी यहाँ जब जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी, तो उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक उनके पास हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक एस्केप रूट है जिसमें वो ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा देर तक सरकार में रहे नहीं, इसलिए ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स उनके दौर में हुई होंगी इलीगल। लेकिन साफ है कि जिस तरह से बीजेपी भी अब ये कोशिश कर रही है कि जो पिछली सरकारें हैं जिनमें ज़्यादातर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी रही हैं, तो उनको निशाना बनाया जाए। और वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह का ये बयान आया है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सबसे टॉप पोस्ट पे हम मान सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद तो चीफ सेक्रेटरी का ही पोस्ट आता है हायरार्की में। तो जब जो बयान आया है, अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि उसका एक नरम रवैया है इस बयान के बारे में, क्योंकि वो लगातार उसकी यही कोशिश होगी बीजेपी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जो सरकारें रही हैं उनको निशाना बनाया जाए और ये कहा जाए कि बीजेपी ईमानदारी में यकीन रखती है, जबकि पिछली सरकार की तरफ से बेईमानी की गई होगी। तो साफ है कि जितनी भी सरकारें यहाँ तक आज तक रही हैं, अगर ये सच है कि 2.5 लाख से ज़्यादा मुलाजिम बैकडोर एंट्रीज की बैकडोर से सरकारी नौकरी पाने में कामयाब हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। 2.5 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है अबू हुरैरा, ये बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल। और मनोज जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी मेहता जी का ये बयान आया है, आप टाइमिंग देखिए कि 10 अक्टूबर को अपोजिशन पार्टियां एक विरोध प्रदर्शन जम्मू में करने वाली हैं, और अपोजिशन पार्टियों में जो मेन पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, यही बड़ी पार्टियां हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी, और यही पार्टियां सरकार में, पिछली सरकारों में भी यही पार्टियां रही हैं। तो आप टाइमिंग देखिए, इस टाइमिंग पर भी एक तरह से गौर करने की जरूरत है मनोज। नहीं, देखिए अबू हुरैरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया इनिशियल रिमार्क्स में ही कि चीफ सेक्रेटरी का ये बयान पहली बार नहीं आया है।
उन्होंने पहले भी ये बयान दिया है कि 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम ऐसे हैं कि जिनको बैकडोर से नौकरियां मिली हैं, और आज उन्होंने इस बयान को रिपीट किया है। मतलब कल जब बात करते हैं तो कल उन्होंने जो कुपवाड़ा में जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने एक बार फिर ये रिपीट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2.5 लाख से ज़्यादा मुलाजिम बैकडोर एंट्री से सरकारी नौकरियां हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। तो उनका एक साफ ये निशाना था, जो भी सियासी पार्टियां यहाँ की रही हैं, जिन्होंने इक़्तिदार यहाँ संभाला है पिछले सालों में, तो उनका निशाना सिर्फ उन्हीं पर था। और अब चूंकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकती है कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट होने वाला है, उससे पहले जब ये बयान आता है तो इसमें और राजनीति हो सकती है, लेकिन साफ जाहिर है कि जितने भी यहाँ जो यहाँ सियासी पार्टियां हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो इसका विरोध जरूर करते आए हैं। और पहले भी कुछ बयान हमने सुने थे जिसमें ये कहा गया था कि वो लिस्ट बताएं कि कौन कौन से ऐसे मुलाजिमिन हैं। और आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ये कह दिया कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट चीफ सेक्रेटरी देते हैं तो उन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि आया वो कौन से मुलाजिम हैं, आखिर वो कौन से दरवाजे से आए हैं, किस तरह से बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, तो उनको खुलासा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी का ये कहना है कि अगर कहीं पर बैकडोर एंट्रीज हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जाना चाहिए। और अगर सरकार उनको निशानदेही उनकी करती है, उनको पॉइंट आउट करती है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो जाहिर है कि जैसा आपने कहा कि अभी जो 10 अक्टूबर को यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है जम्मू में, जो यहाँ अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें मेनली पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और सीपीआईएम शामिल हैं, उनका जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उससे पहले ये बयान आना, तो हम ये कह सकते हैं कि एक और ये जो राजनीति है उसको और गर्मा सकता है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। बिल्कुल मनोज, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हमने देखा कि लगातार कार्रवाई हो रही है और सरकार का, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन का यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस अगेन करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अब जब चीफ सेक्रेटरी ही इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख से ज्यादा जो नियुक्तियां हुई, जो सरकारी नौकरियां दी गई, वो बैकडोर से दी गई हैं, तो क्या एलजी प्रशासन इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए और इस करप्शन के खिलाफ, अगर ये इतना बड़ा करप्शन हुआ, इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो क्या इसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा आने वाले दिनों में? यह देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अबू हुरैरा हमने देखा कि पिछले दिनों में, जब पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करेंगे अबू हुरैरा, तो हमने देखा कि जो मुलाजमीन हैं उन पे काफ़ी शिकंजा कसा गया है। खासतौर पे अगर करप्शन की बात करेंगे, जहाँ जहाँ करप्शन की इंफॉर्मेशन आती है, जिस मुलाजिम के खिलाफ आती है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। हमने देखा कि जो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कई मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक और बात, और दूसरी बात ये भी थी कि कुछ ऐसे मुलाजिम थे जो काम नहीं कर रहे थे, उनको भी पॉइंट आउट किया गया, उनको मॉनिटरिंग पे डाल दिया गया। वहाँ देखा गया कि अगर कोई मुलाजिम सही से काम नहीं करता है या अगर कोई मुलाजिम गैर कानूनी तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब ये जो 2.5 लाख लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का मामला है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, जो छोटी तादाद नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ी तादाद है। 2.5 लाख मुलाजिम कोई छोटा मोटा तादाद, छोटी मोटी तादाद नहीं होती। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर मुलाजिम हैं तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन सरकार करेगी, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बार बार ये कहा जाता है कि 2.5 लाख मुलाजिम जो हैं उन्हें पिछले दरवाजे से नौकरियां दी गई थी, तो उसका साफ मतलब है कि सरकार इस मूड में होगी कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। अब किस तरह का एक्शन किया जाता है, अगर इतने सारे लोग हैं, अगर 2.5 लाख लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है, एक बात। दूसरी कि कितने मुलाजिम हैं, उनकी जो सर्विस है, उनका जो टेन्योर है, वो कितना हुआ है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितने मुलाजिम ऐसे होंगे जिन्हें जो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए होंगे, या कितने मुलाजिम ऐसे होंगे जो अभी 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, जब तक यहाँ जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, तब तक जो उन्हें नौकरियां मिली हैं। तो ये अब सरकार को भी देखना होगा कि वो किस तरह से इस पर एक्शन करेगी। और ये
क्योंकि तादाद, जैसे मैंने कहा कि तादाद कोई छोटी नहीं है, इसलिए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आया सरकार किस तरह से इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा पहला जो काम है वो ये होगा कि पूरा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। 2.5 लाख लोगों के पूरे एंटीसीडेंट्स आपको चेक करना पड़ेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है, वो क्वालिफिकेशन क्या है, उनके क्या पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं हैं, और जब वो भर्ती हुई थी उस वक्त किस तरह के नॉर्म्स रखे गए थे, क्या उन नॉर्म्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, अगर वो नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया, अगर वो नॉर्म्स को बालाताक रखा गया तो कौन लोग उसमें मुलविस थे, क्या वो जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, क्या उसके मुलाजिम उसमें मिले हुए थे, जो पॉलिटिशियंस है जैसा कहा जा रहा है वो कितने पॉलिटिशियंस ऐसे थे जिनके इन्फ्लुएंस से इस तरह की अपॉइंटमेंट्स लगाई हैं। गोया कि एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, उसके बाद ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकते कि अगर कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले दरवाजे से नौकरियां पाने में कामयाब हुए हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा ये देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी का बयान इस तरह का आ चुका और ये बयान फिर से आया है, लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरह से मनोज आपने कहा कि अब ये मामला गर्मा सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी एक तरह से एक्टिव है। 10 अक्टूबर को अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी के इस बयान पर अब अपोजिशन भी गौर फिक्र करेगा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर रिएक्शन आया। अब आने वाले दिनों में अपोजिशन का और क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे बयान पर होता है या सरकार का एक्शन किस तरह का होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, दूसरे मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आज के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत जल्द ही नगर निगम वार्डों के चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से निर्देश दिया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ें और चुनाव होने तक मीडिया से दूर रहें। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हिमाचल में कोई बड़ा चुनाव तो नहीं, लेकिन अगर बात करें तो निगम वार्डों के चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, कांग्रेस और बीजेपी यही दो पार्टियां हिमाचल में आमने सामने रहती हैं। और अब जब निगम वार्डों के चुनाव होने की एक तरह से सुगबुगाहट है, कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से अब तैयारियां एक तरह से शुरू कर दी गई हैं। और पंचायती राज के उपचुनाव होने वाले हैं। जो सीटें खाली रही हैं या खाली हुई हैं किन्हीं कारणों से, उनके ऊपर ये चुनाव होने गए। और अगर पंचायती राज की हम बात करें तो करीब 125 सीटें हैं, और नगर निकाय की हम बात करें तो 5 सीटें या 7 सीटें ये कुल मिलाकर हो सकती हैं, 5 से 7 सीटें। तो बड़ा पंचायती राज में ये बड़ा चुनाव होने वाला है। 125 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में जो खाली हुई हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर की हो, पंचायत प्रधान की है, उप प्रधान की है, बीडीसी की है, या फिर जिला परिषद की 1 आदि 2 सीट्स हैं जो खाली हुई हैं पूरे प्रदेश में। तो इनके ऊपर चुनाव होने हैं। और एक अनुमान के अनुसार अगर हम कहें, नवंबर महीने के मध्य तक या नवंबर महीने की शुरुआत में ये चुनाव हो सकते हैं। बहुत जल्द हम कह सकते हैं अगले महीने ये चुनाव होने वाले हैं। और क्योंकि उसके बाद दिसंबर में फिर स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश में होता है, अधिकांश क्षेत्रों में ठंड बढ़ जाती है, तो ऐसे में उस वक्त जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है। और उसके बाद फिर लोकसभा चुनावों की तैयारियां प्रशासन की तरफ से शुरू हो जाती हैं 6 महीने पहले, 9 महीने पहले। तो ऐसे में उस वक्त भी स्थानीय प्रशासन इन चुनावों को करवाने का रिस्क नहीं ले सकता। तो ऐसे में जो चुनाव है वो नवंबर महीने में भी होना लग रहा है, कि चाहे वो शुरुआत में हुई है चाहे मध्य नवंबर में हुए चुनाव, 15 नवंबर के आसपास का ऐसे टेंटेटिव हम कह सकते हैं कि ये चुनाव हो सकते हैं। और इसी को लेकर तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू की गई हैं। दरअसल छोटे चुनाव होते हैं, कम वोटर्स होते हैं। पंचायत के चुनाव बहुत कम वोटर्स होते हैं और बहुत ही कम आंकड़ा होता है, संख्या होती है जिनसे
हार जीत का फैसला होता है। तो ऐसे में भाजपा की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हिदायत अपने प्रतिनिधियों को दी गई है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कोई भी ऐसी बयानबाजी ना दी जाए या बयानबाजी करने से बचा जाए जिससे नुकसान हो सके। तो ऐसे में अपने आप को सीमित करें, जनता के बीच में अधिक से अधिक जाएं और बयानबाजी से अगर इन दिनों में परहेज ही करें जब तक चुनाव होने हैं तो बेहतर रहेगा। और इसी की तैयारियों को लेकर हमने देखा नेता प्रतिपक्ष लगातार अपने मंडी जिला के दौरे पर हैं, अलग अलग पंचायतों में भी जा रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम कह सकते हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। तो भाजपा की तरफ से तैयारियां इसके ऊपर पूरी है। कांग्रेस सरकार में है, कोशिश की जाएगी कि सरकार का लाभ भी कांग्रेस को मिले और जो स्थानीय प्रतिनिधि कांग्रेस के जीत कर आए हैं, विधायक जीत कर आए हैं, उनका लाभ भी कांग्रेस लेना चाहेगी। तो चुनाव हालांकि चाहे बड़े नहीं है लेकिन एक मोरल बूस्टअप के लिए कोशिश की जाएगी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से। भाजपा और कांग्रेस चाहेगी कि इन चुनावों में 125 सीटें जो लगभग पंचायती राज की लग रही हैं, जो खाली हैं, जिन पर चुनाव होने हैं, उन पर एक जीत बिल्कुल हासिल की जा राजेंद्र, सके। एक चीज यहाँ से और है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए, 3-4 महीने में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे और उससे पहले अगर देखे जाएं तो इन्हें बीजेपी या कांग्रेस एक तरह से सेमीफाइनल की तरह से भी ले सकती है। और खासतौर से बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है, वो ये छोटे चुनाव जरूर हो सकते हैं लेकिन कोई भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो इन्हें हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरह से चुनावी माहौल बना देंगे ये चुनाव। अबू सेमीफाइनल तो नहीं इनको कह सकते, लेकिन कोई भी चुनाव हो हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि वो इन चुनावों में जीत हासिल करे और इसीलिए चुनावों को लड़ने की कोशिश भी की जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होंगे तो वो भी एक कारण रहेगा। जो स्थानीय चुनाव चिन्ह होते हैं उनके ऊपर ये चुनाव होंगे, तो इस लिहाज से जो लोकसभा चुनाव हैं उनके ऊपर अधिक असर भी इन चुनावों का नहीं देखने को मिल सकता है। दावे हालांकि दोनों राजनीतिक दल परिणाम के बाद करेंगे कि हमारे समर्थक जीत के आए, लेकिन क्योंकि सीधे तौर पर पार्टी चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव नहीं होते, तो ऐसे में प्रत्यक्ष तौर पर असर पड़ना लोकसभा चुनावों पर बहुत कम है और सीट्स बहुत कम है। क्योंकि अगर पंचायती राज की बात करें 125 सीट्स बहुत कम है और इनमें से भी जो अधिकांश सीट्स खाली हुई हैं वो वार्ड मेंबर्स की हैं, जो बहुत ही सीमित दायरा होता है, बहुत ही छोटा दायरा होता है। लेकिन चुनावों को जीतकर हर राजनीतिक दल चाहेगा कि अपने कार्यकर्ताओं का एटलीस्ट उस क्षेत्र में मोरल बूस्टअप कर सके, अपने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास अधिक बढ़ाया जा सके। ये कोशिश की जाएगी दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से। जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, स्थानीय वर्कर है, वो एक आत्मविश्वास के साथ लोकसभा चुनावों में उतरे। इस लिहाज से इन चुनावों को अहम माना जा रहा है और इसी लिहाज से राजनीतिक दल कोशिश भी करेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं जो लोकसभा चुनावों में घर घर जाएंगे उन कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़े। इस दृष्टि से इन चुनावों को जीतना दोनों राजनीतिक दलों के लिए अहम माना जा रहा है। और जहां नगर निकाय के चुनाव हैं उनका दायरा थोड़ा बड़ा होता है लेकिन सीट्स बहुत कम है, 5 से 7 सीट्स हैं जो खाली हुई हैं जिनके ऊपर चुनाव होने हैं। लेकिन वहां ज़रूर कोशिश की जाएगी कि दोनों राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और जीतने की कोशिश अब इन दोनों क्षेत्रों में करेंगे। जी तो बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि ये जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि बीजेपी ने, नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं होंगे, लेकिन एक बैकडोर से आप कह लीजिए या पीछे से कह लीजिए कि एक सपोर्ट जरूर रहता है इन सियासी पार्टियों का, क्योंकि हिमाचल में बड़ी जो और मुख्य पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ही हैं। ऐसे में जो भी चुनाव होते हैं इन पार्टियों का प्रभाव चुनावों पर होता है। तो ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, और खासतौर से बीजेपी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल अब यही कोशिश रहेगी, तभी नेता प्रतिपक्ष लगातार दौरा कर रहे हैं। मंडी जिला का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। इसके अलावा कोशिश डॉक्टर राजीव बिंदल भी सोलन सिरमौर का दौरा लगातार कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्रों में संपर्क बनाए हुए हैं मजबूती से। और
स्थानीय कार्यकर्ताओं से जुड़ने का अब वो एक माध्यम भी ये है। ये चुनाव एक बहाना है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ जाएंगे और स्थानीय लोगों से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से जुड़ने का हम कह सकते हैं एक बहाना जो चाहिए नेताओं को, वो ये बहाना मिल रहा है सीधे तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर ना सही, परोक्ष रूप से हम बड़े नेताओं की भागीदारी इसमें देख सकते हैं। चाहे वो जनसभा के माध्यम से, छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से, चाहे लोगों से संपर्क करने की बात हो अपने कैंडिडेट्स के पक्ष में। जहां जिला परिषद की अगर खासकर बात करें हम, तो जिला परिषद स्तर के जहां चुनाव होंगे वहां पर जरूर पार्टिसिपेशन हम राजनीतिक दलों की सीधे तौर पर देख सकेंगे। इसके नीचे के जो चुनाव होते हैं प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के, वहाँ डायरेक्ट तौर पर पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं बड़े नेता। छोटी छोटी बैठकें करते हैं, बंद कमरों में बैठ के करते हैं, हॉल्स में बैठ के करते हैं। तो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का और कार्यकर्ताओं के पास जाने का जो एक बहाना लोकसभा चुनावों से पहले है, वो एक बड़ा बहाना नेताओं के पास है, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। और इन्हीं चुनावों के बहाने नब्ज भी टटोलने की कोशिश नेता करेंगे, लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी लोकसभा चुनावों के लिए कि कैसा माहौल उस वक्त होने वाला है और किन मुद्दों को अधिक फोकस लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में किया जाए। राष्ट्रीय मुद्दे तो जरूर लोकसभा चुनावों में होते ही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो अधिक प्रभावित मतदाताओं को कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस इस बार रहने वाला है। और वो जो मुद्दे हैं वो इन्हीं पंचायत, जो उपचुनाव पंचायत स्तर के आ रहे हैं और नगर निकाय के, इन्हीं उपचुनावों में से वो मुद्दे निकल कर आएंगे और बाद में हम देखेंगे उन्हीं मुद्दों को जो बड़े नेता हैं राजनीतिक दलों के, वो जनसभाओं के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे और वो ही एड्रेस मुद्दे फिर किए जाएंगे। तो बिल्कुल राजेंद्र, यानी निगम वार्डों के चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इसमें सियासत जो होगी वो एक तरह से राज्य स्तर की सियासत ही देखने को यहां पर मिलेगी और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस इन चुनाव पर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।